मे बी बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ मूवीज़ में देख के उनके मन में पुलिस ऑफिसर दो ही तरह के हैं, या तो वो एकदम सिंघम टाइप के हैं या फिर वो पुलिस ऑफिसर जो है वो बहुत करप्ट है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। Woof woof. Welcome to GanaCast. This episode is in Hindi. आज मैं बात कर रहा हूँ भारतीय पुलिस अफसर गौरव तिवाड़ी जी से। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में बड़ी बड़ी पोस्टिंग संभाली हैं और अपनी ईमानदार और निडर छवि से लोगों के चहेते बन गए हैं। तो गौरव तिवाड़ी जी नमस्कार, कान्हा स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। कान्हा शांतिवनम अभी विजिट करने आए थे जी। तो कैसा रहा ये 2 दिन से आप हैं कान्हा शांतिवनम में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ कान्हा शांतिवनम आके। एक तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं नेचर के बहुत करीब हूँ, जिस तरह का यहाँ पर माहौल है, जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस से अपने घर आया हूँ, ऐसा फील हो रहा है। मतलब किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, एट पीस सब चीज़ें। और फिर यहाँ घूम के देख के ऐसा लगा कि कोई ऐसा है जो हर चीज़ को बहुत प्लान्ड वे में, बहुत ही ध्यान से देख रहा है, प्लान करा रहा है। तो जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह की प्लांटेशन है, जिस तरह की चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ऐसा पहली बार देखने को मिला मुझे। अरे वाह! और आपने हार्टफुलनेस ध्यान भी करा यहाँ जब आप आए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका मेडिटेशन का? मेडिटेशन का मैं ख़ास तौर से अपने साथियों को बताना चाहूँगा, जो भी अभी तक सोच रहा है कि मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या टाइम नहीं निकाल पा रहा है। क्योंकि मैं पिछले 3-4 वर्षों से इस तरफ हूँ, लेकिन हार्टफुलनेस से हालांकि मैं पिछले 1 माह से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा जो अपना अनुभव है ये है कि मेडिटेशन हम सबको करना चाहिए, क्योंकि इतना वर्कलोड है और जिस तरह की जीवन शैली हम लोगों की है, लाइफस्टाइल हमारा है, जैसे भाग दौड़ की ज़िंदगी है, और मोबाइल फ़ोन तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा अटेंशन डाइवर्ट करती हैं, हमें फोकस नहीं रहने देती हैं। तो ऐसे में हम अगर मेडिटेशन करते हैं तो ज़रूर हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा अटेंशन बढ़ता है। और पर्टिकुलरली हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा माइंड इतना हावी हो जाता है कि हम हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज़ के पीछे दिमाग लगाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं उसके लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए दिल की ज़रूरत होती है, उसके लिए इमोशंस की ज़रूरत होती है। तो ये हार्टफुलनेस की बेस्ट चीज़ है कि इसमें हम हार्ट पे फोकस करते हैं और हम डिसीजन हार्ट से लेते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम बहुत भगवान के बहुत करीब होते हैं। इसमें जो कई बार ऑफिसर्स होने के नाते हम लोगों के ऊपर पोस्ट या पद या तमाम चीज़ें होती हैं जो हम पे हावी हो जाती हैं, उन चीज़ों से दूर ले जाता है हमको हार्टफुलनेस, और हमें ये सिखाता है कि किस तरह हमें दिल के करीब रहना है और दिल से डिसीजन लेना है। तो ये इसकी अच्छाई लगी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जैसे हम हार्ट पे, द मोमेंट हम हार्ट पे फोकस करते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि हम बहुत ही एक पीस की स्थिति में है, एक आनंद की स्थिति में है। तो ये सब चीज़ें यहाँ सीखने को मिली मुझे, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसका लाभ लें। आपने बताया आपने पहले भी और मेडिटेशन की तरफ आपका झुकाव रहा है पहले भी जी। तो ये कब से शुरू हुआ? आपको क्या लगता है कि बचपन में कुछ ऐसा था कि आपका अनुभव कुछ ऐसा था? आपने बताया था कि आप काशी निवासी हैं, एक्चुअली काशी से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनली बनारस से बिलोंग करते हैं। तो वो तो मतलब एक तरीके से पूजा पाठ तो वहाँ के ज़िंदगी में पूरी तरह रमा हुआ है। तो क्या वहीं से आपको एक अध्यात्म की तरफ झुकाव था, या फिर बाद में जब आपने सर्विस शुरू करी तब हुआ? नहीं, इसमें अगर मैं अपने पेरेंट्स से पूछूं तो उनका हमेशा कहना रहता है कि तुम बचपन से ही इनवर्ड लुकिंग थे। मतलब बहुत ज़्यादा मैं आउटवर्ड नहीं था चीज़ों को लेकर। तो मैं जिसको बोलते हैं कि आत्मचिंतन करना, इस टाइप का था कि मैं इंट्रोस्पेक्शन इन चीज़ों पे ज़्यादा रहता था और अपने से मतलब रखता था बहुत ज़्यादा, सामाजिकता में बहुत ज़्यादा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस टाइप का मेरा लाइफ स्टाइल नहीं था। तो उन लोगों का कहना था कि हमें पहले से लगता था कि तुम थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप की हो तो वो चीज़ें थी। और दूसरा, जैसे आपने बताया ना, बनारस का होने के नाते ये मेरे लिए एडवांटेज रहा कि मुझे वैसा संस्कार और वैसे परवरिश मिली। जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता था, चूँकि उनके साथ रहा मैं, क्लास 10 तक की पढ़ाई मैंने गांव से ही की थी, तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे संस्कार मिले जहाँ मुझे मटेरियल चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। और ये मेरा हमेशा था कि मुझे समाज के लिए कार्य करना है,
तो मैं चाहता था कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मैं ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ, इसलिए मैं इस तरफ गया। इवन इनफैक्ट IPS मानने के पहले मैंने इंजीनियरिंग भी किया था IIT कानपुर से, लेकिन फिर भी मुझे वो उतना अट्रैक्ट नहीं किया। मुझे लगा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना तो मनी इज़ द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर, लेकिन हम जब मोमेंट हम सर्विस में आते हैं, पब्लिक सर्विस में आते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ बड़े लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, और यहाँ आने के बाद मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि ख़ासतौर से जो हम लोग क्लास 1 सर्विसेज बोलते हैं इंडिया में, जो लीडरशिप वाली पोस्ट है, जैसे हम लोग IAS IPS में बोलते हैं कि दे आर बॉर्न लीडर्स, तो ऐसे लोगों के लिए तो मेडिटेशन मस्ट है। क्योंकि हम लोग जब एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम सेंसिटिविटी को ना खोएं, हम एक संवेदनशील ऑफिसर हों और उस सही डिसीजन ले पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह की वर्किंग रहती है, कई बार हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो गरीब आदमी है, जो लास्ट लाइन में खड़ा लास्ट व्यक्ति है, वो हमसे छूट जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी रहती है कि हम सेंसिटिव हों, ताकि हम उसकी समस्याओं को आत्मसात कर सकें, सुन सकें, उसको फील कर सकें। तो ऐसे में मेडिटेशन हमें इस ओर ले जाता है। और जिस तरह का हम लोग हमेशा सुनते हैं कि देखते हैं भी हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इन सर्विसेज में, जनता की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि हम एक एफिशिएंट ऑफिसर बने। तो एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे विंडोज़ अगर कंप्यूटर पर खोल लें, बहुत सारे विंडोज़ खोल लें, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है। सेम वैसे ही मेडिटेशन भी है कि दिन में हमें कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, और आप फिर से एक फ्रेश और हाईली एफिशिएंट और विथ फोकस, विथ अटेंटिवनेस आप होंगे। तो इसलिए हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा वो एक तरीके से रैम yes. पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाती है, सारी विंडोज़ खोल रखी हैं हमने, तो फिर आदमी डिसीजन सही नहीं ले पाता उस स्थिति में, क्योंकि एक तरीके से हैंग हो जाता है कंप्यूटर। तो IPS की जो सेवा है, इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। आई मीन वेरी ट्रू कि जिस तरह के लोगों से हम डील करते हैं, जी जी जी, अधिकतर क्रिमिनल होते हैं जी, जो रास्ता भटके रहते हैं जी, तो उनसे डील करना, फिर जिस तरह का प्रेशर हमारे ऊपर रहता है फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स, फ्रॉम पॉलिटिशियंस, फ्रॉम डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। अब ओवर द ईयर्स आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि ह्यूमन राइट्स का भी बहुत ह्यूमन राइट्स का प्रेशर रहता है। और फिर जनता ने भी अपने आपस में लोगों पे जिस तरह कास्ट ग्रुप्स बना लिए हैं, तो ये सब एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। पुलिस के लिए तो प्रेशर ग्रुप ही है जी, सब जितने भी लोगों ने बनाया है। कुछ भी इंसिडेंट हो तो किस तरह पुलिस को घेराव करना, दबाव करना, बनाना है। तो पुलिस का जो ड्यूटी है वो हाईली स्ट्रेसफुल है। सो हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको IPS ही करना है? मतलब स्कूल में कुछ ऐसा एक आपको पहले से ही था, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपने तब डिसाइड किया? इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी ग्रैंड मदर जो थी, वो मुझे हमेशा पुलिस के लिए मोटिवेट करती थी। उनका ऐसा कहना था कि पुलिस में यूनिफॉर्म होता है, उससे आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, और एट द सेम टाइम मेरे फादर भी हालांकि फार्मिंग करते हैं वो, लेकिन पहले वो पुलिस भर्ती के लिए अपीयर हुए थे। अच्छा, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उनका भी चाम था कि उनका भी इंटरेस्ट था कि अपने बच्चे को मुझे पुलिस में ले आना है। और इन जनरल जहाँ जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, यूपी और बनारस जो के लोगों का थोड़ा यूनिफॉर्म के प्रति अलग चाम रहता है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे पुलिस के लिए मोटिवेट की, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस में ही आऊँगा। जी जी जी, हाँ, आपने सही बात कही। वो या तो फौज का एक रहता है कि या तो फौज में जाए, वहाँ भी यूनिफॉर्म होता है, या फिर पुलिस में भर्ती हो। अक्सर लोगों को पुलिस सर्विस में लगता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं तो IAS वो प्रेफर करते हैं, या फिर IFS प्रेफर करते हैं। IPS इतना प्रेफरेंस क्यों नहीं होता लोगों का? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द जॉब इट्स सो डेंजरस। प्रोफाइल उसमें थोड़ा ही रोल है प्रोफाइल का। बाकी मैं ये कहूँगा कि इससे फील्ड ओरिएंटेड पुलिस की जो नौकरी है वो फील्ड में ज़्यादा रहना पड़ता है हमें, डिफरेंट सीन ऑफ क्राइम और अन्य जगहों भाग दौड़ की नौकरी रहती है। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर मैं कहूँ पुलिस की नौकरी का, तो जब पूरी दुनिया कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही होती है तो पुलिस का वो ड्यूटी और होता है। जी जी, और उस वक्त हमारी ड्यूटियाँ बढ़ जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि होली, दिवाली या डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं जहाँ हम अपने परिवार के साथ मना नहीं पाते हैं। करेक्ट। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें परिवार से थोड़ा दूर करती हैं।
और हम लोग का वर्किंग आवर्स भी ऐसा रहता है ना, कोई फिक्स टाइम नहीं है। बाकी सर्विसेज में हम देखें तो 10 से 6 है, 10 से 5 तक नौकरी करना है, फिर घर का टाइम है। लेकिन पुलिस में इमरजेंसी बेस्ड सर्विसेज होने के कारण हम लोग को राउंड द क्लॉक हमसे अपेक्षा किया जाता है कि 24/7 हम उपस्थित रहें। और अगर हम ऐसे भी देखें ना तो हम लोग का ड्यूटी मेनली तभी स्टार्ट होता है जब बाकी लोगों का ड्यूटी ऑफ होता है। पुलिस के जो हेडेक है वो शाम को 6 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस, घर में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होंगे, चोरी का होगा, लूट का होगा, तो बढ़ जाता है। तो मतलब फैमिली का ये हमेशा कंप्लेंट रहता है कि घर पे तो कम से कम पुलिसिंग न करें आप लेकिन कौन समझाए कि भाई हमारा काम तो अभी शुरू होता है, वो सेंसिटिविटी चाहिए होती है थोड़ा। तो इसलिए पुलिस का जॉब टफ है। और अगर हम अन्य सर्विसेज से कंपेयर नहीं कर सकते, जिस तरह का वर्कलोड पुलिस के ऊपर है, जिस तरह का वर्कलोड, जिस तरह का प्रेशर रहता है, जिस तरह का पब्लिक एक्सपेक्टेशन है, कोई क्राइम होता है तो पुलिस आपसे अपेक्षा करती है कि आपको एकदम रॉबिन हुड की तरह इसको बस आप पहुंचे, सॉल्व हो गया केस, ऐसा हो समझते हैं लोग। लेकिन जिस तरह से क्रिमिनल भी हाईटेक हो गए हैं, टेक्नोलॉजी यूज करना है, इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो बाकी सर्विसेज हम कंपेयर नहीं कर सकते। पुलिस वाले का दर्द सिर्फ पुलिस वाला ही समझ सकता है लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि पुलिस अच्छी कोई नौकरी नहीं है। अगर मैं पुलिस के बराबर किसी सर्विस को कंपेयर कर सकता हूँ तो वो सिर्फ हेल्थ सर्विसेज हैं। एक डॉक्टर का रोल है बिल्कुल, जो बहुत करीब है। अदरवाइज हम लोग के सामने ऐसे केसेस आते हैं जहाँ एक गरीब व्यक्ति किसी माफिया से, किसी बड़े व्यक्ति से परेशान है और वो होप खो चुका रहता है कि साहब मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, अब मैं ऐसे में कहाँ जाऊँ। तो वैसे पुलिस के पास एक होप के साथ आता है वो। तो पुलिस ऑफिसर होने के नाते हमें इतना सेंसिटिव बनना चाहिए कि उस वक्त हम उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकें और हम उसकी मदद करें। तो उसे बहुत दुआएं मिलती हैं पुलिस की नौकरी में। बिल्कुल। अक्सर अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं और जो जैसे काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, यंगस्टर्स जो काम करते हैं, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि क्या इम्पोर्टेंस है पुलिस के रोल की। लेकिन क्योंकि मैं भी गांव का ही हूँ, मैं जानता हूँ कि एक विलेज लाइफ में पुलिस ऑफिसर की कितनी अहमियत है। ही इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ जस्टिस। मतलब आप कोर्ट कचहरी तो बात की बात है, फर्स्ट लाइन इज़ द पुलिस ऑफिसर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब एक पुलिस ऑफिसर केपेबल पुलिस ऑफिसर होता है तो वो पूरा गांव का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। बिल्कुल सही, यू नो, बिकॉज और अगर पुलिस ऑफिसर केपेबल ना हो तो पूरा पतन भी हो जाता है, गड़बड़ भी। वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे अगर हम ऐसे क्राइम की बात करें ना जो समाज में विजिबल है जी, फॉर एग्जांपल जैसे नशे की बात करें, जी जी, चाहे शराब की बिक्री हो, नारकोटिक सब्सटेंसेस की बिक्री हो, इसकी नशे की चीज़ों की बिक्री हो, या फिर लोग गैम्बलिंग करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट है ना, इसमें इसको मैं कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर मानता हूँ कि कोई भी आदमी समाज में ऐसा क्राइम कर रहा है जो कि सबको दिख रहा है। अगर कोई इलिसिट लिकर बेच रहा है तो मोहल्ले के सबको पता है, सब लोग जाके वहाँ से खरीद रहे हैं, पुलिस को क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो इस कारण से पुलिस की बदनामी भी होती है पुलिस की, और फिर लोगों के मन में पुलिस के प्रति नेगेटिव छवि बनता है। जिस तरह का वर्कलोड, जिस तरह का काम पुलिस वाला करता है, उसके मुताबिक मैंने रियलाइज़ किया है कि सोसाइटी कभी भी उसको तवज्जो नहीं देती है। इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि पुलिस का नौकरी जो है, ड्यूटी है, इट्स थैंकलेस जॉब, हमें कोई थैंक यू नहीं बोलेगा, हमें बस काम करना है। तो इस तरह का काम है पुलिस की नौकरी। पर्टिकुलरली मैं आपने अर्बन एरिया की बात की है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भगवान जाने किस कारण से, मे बी बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ मूवीज़ में देख के उनके मन में पुलिस ऑफिसर दो ही तरह के हैं, या तो वो एकदम सिंघम टाइप के हैं या फिर वो पुलिस ऑफिसर जो है वो बहुत करप्ट है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। बाय एंड लार्ज 90% पुलिस ऑफिसर बहुत ईमानदारी से नौकरी करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन एक दो इंसिडेंट होते हैं, चूंकि पुलिस के पास यूनिफॉर्म है, पुलिस विजिबल आर्म है गवर्नमेंट का, तो एक इंसिडेंट को लोग जनरलाइज करते हैं, फिर वो उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, वो पुलिस वाला जो टैग लगता है उस कारण पुलिस की बदनामी भी होती है बहुत। Correct. और लोग उसी से अपना ओपिनियन बना लेते हैं। और मेरा मानना है कि अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो इसमें सिर्फ पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहाँ की सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है कि सोसाइटी के लोग कितना कॉपरेट कर रहे हैं पुलिस के साथ। कई सीन ऑफ क्राइम, मोस्ट ऑफ द सीन ऑफ क्राइम पे जब हम लोग जाते हैं तो हमारा मानना है कि पब्लिक कॉपरेट नहीं करती है कि साहब पुलिस के लफड़े मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, साहब पुलिस बहुत पूछताछ करेगी, साहब बाद में केस कोर्ट कचहरी होगा। पुलिस से कोई कॉपरेट नहीं करना चाहता और चाहता है कि क्राइम हो ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। हर घर में, हर व्यक्ति के पीछे हम पुलिस नहीं लगा सकते हम लोग। जब तक पब्लिक में ये फीलिंग ना आए, वो लॉ अबाइडिंग ना हो, उनके मन में फीलिंग ना आए कि हम वी आर ऑल पुलिस ऑफिसर विदाउट यूनिफॉर्म। अगर हमारी पब्लिक मान ले कि हम सब पुलिस ऑफिसर हैं बिना यूनिफॉर्म के सिर्फ, और हम पुलिस के आइज़ एंड ईयर्स बन के वॉच करें, तो किसी में दम नहीं कि अपराध करके चला जाए। कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ डिफरेंट कंट्री से, बाहरी कंट्री से टेररिस्ट आते हैं और अपने यहाँ इंसिडेंट करके चले जाते हैं। ये न सिर्फ पुलिस का बल्कि पब्लिक का भी फेलियर है
कि पब्लिक क्यों नहीं वॉच कर रही थी, कोई बाहरी से आदमी आया, उनको सस्पेक्ट लगा तो उनको खबर करनी चाहिए, इन्फॉर्म करनी चाहिए पुलिस को। या तो अगर पुलिस जनता भी उसी तरह लॉ अबाइडिंग बन जाए, कॉपरेशन स्टार्ट कर दे पुलिस के साथ, तो हमारी पुलिस ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। जितना पुलिस से हम दूरी बनाते हैं उतना ही पुलिस को अवसर मिलता है करप्शन करने का, बदतमीजी करने का, क्योंकि उनको मालूम है कोई कुछ नहीं कर रहा है। द मोमेंट हम पुलिस से वॉच करेंगे, पुलिस से कॉपरेट करेंगे, तो पुलिस वाले भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके मन में भी आया कि नहीं यार लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो हमें उनकी सुननी चाहिए, उनके साथ कार्य करना चाहिए। तो जिसको हम लोग सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग कहते हैं या पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल पब्लिक का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस की समस्या बताऊं मैं आपको, तो ट्रैफिक पुलिस पे एक जवान चौराहे पे खड़ा रहता है, जो उसको कोई मतलब नहीं कि आज बरसात है कि धूप है कि गर्मी है, क्या है कि सर्दी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ खड़ा रहना है तो रहना है। जिस तरह का पोल्यूशन रहता है वहाँ पर, वहाँ हम और आप शायद आधे घंटे भी खड़े ना हो पाए, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करता है। मैंने आज तक बहुत रेयरली कभी देखा है कोई पब्लिक का व्यक्ति जाके पूछ रहा हो उसको कि आपको प्यास लगी है क्या, पानी पीना है क्या, या सर मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, 4 घंटे से आप खड़े हो, आपको कुछ खाना है क्या। वो सेंसिटिविटी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि पुलिस हमसे तमीज़ से बात करे। और फिर जब पुलिस हाथ दे के रोकती है किसी को, किसी का हेलमेट चेक करना है, किसी को सीट बेल्ट चेक करना है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना है, तो उनको लगता है कि कहाँ से पुलिस आ गई, साहब आप तो हमें हमेशा परेशान करते हो, आप वसूली करने के लिए कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, तमाम एलिगेशन लगा। एक भूल गए आप, जानते नहीं मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आज की डेट में हर कोई वीआईपी है। हाँ, तो मतलब लोग, आप ऐसे समझो, रिसेंटली हम लोग का एक ट्रैफिक एक्सपोजर था रोड सेफ्टी ट्रैफिक बीच का, तो उसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इंसिडेंट आया कि लंदन की सड़कों पे एक वन वे रोड है, वहाँ जब रोड क्रॉस करते वक्त हम लोग लेफ्ट राइट देख के रोड क्रॉस किया, तो उसने बोला कि नहीं साहब ये तो वन वे है। मैंने बताया कि इधर गाड़ियाँ सिर्फ राइट से आती है, आपने लेफ्ट क्यों देखा। बोला भाई गाड़ी इधर से। बोला नो नो, यहाँ पर पिछले 99 ईयर्स से एक भी रॉन्ग साइड आने से चालान नहीं कटा है। और हमारे यहाँ क्या है कि वहाँ जबकि कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं था, जबकि कोई पुलिस वाला नहीं था, दे आर सो लॉ अबाइडिंग। हमारे यहाँ चौराहे पर अगर पुलिस वाला ना होना तो कोई ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करेगा, कोई हेलमेट नहीं लगाएगा सब। और अगर पुलिस वाला खड़ा है तो लोग उससे रास्ता ढूंढते हैं कि भाई किधर से बच के निकल लूँ इस दिन से। इसका मतलब सबको पता है कि मैं कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुधरूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, इसका पालन नहीं करूँगा। तो इस तरह की जनता की भी समस्याएं हैं, जनता की भी कमियां हैं। तो दोनों ही तरफ कमियां हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ सारी कमियां जनता की हैं। पुलिस को भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। और पुलिस को तो मतलब जिसको बोलते हैं रियली स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा कि भले ही सामने वाला हमको गाली दे रहा हो, प्रेशर, लेकिन हमें फिर भी जो हमारा फ़र्ज़ है उसको हमको निभाना है। तो ज़रूर टाइम के बाद ज़रूर जनता का भी इस चीज़ का समझ में आएगा। बिल्कुल। आपने बड़ी यंग एज में बहुत सक्सेस पाया है पुलिस फोर्स में। आपको क्या लगता है फॉर यंगस्टर्स व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी सक्सेसफुल इन द पुलिस फोर्स? क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? मेरा मानना है, अगर पुलिस की बात करूं मैं, पर्टिकुलरली पुलिस की बात, तो हमें जनता को सेंटर में रख के सारी चीज़ें करनी चाहिए। मतलब हम लोग जो है ना, मतलब पुलिस वाला जो है वो हम जनता की सर्विस के लिए हैं। हम यहाँ पर सेवा करने आए हैं, जनता की सेवा करने आए, ना कि हम उनको रूल करने आए हैं, उन पर रूल करने आए हैं। तो सेवा करने आए हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। जैसे कई बार पुलिस ऑफिसर इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो उतने संवेदनशील नहीं होते। जैसे मैं एक जस्ट एग्जांपल लेके बताऊं, अभी तो हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड नहीं था, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था तो मैं दिन में हो सकता है कि मेरे से 1-2 कॉल मिस हो जाए, लेकिन रात के टाइम में 100% फ़ोन उठाता था, भले मुझे रात को 1 बजे फ़ोन आए। क्योंकि मेरा ये मानना था कि ये प्रोफेशनल हैजार्ड है, पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ तो इस तरह के फ़ोन आएंगे मेरे पास। क्यों आएंगे? कि रात में जो व्यक्ति 1 बजे मुझे फ़ोन कर रहा है उसको मालूम है कि एसपी साहब सो रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर काम कर रहा है वो, दैट मीन्स को समस्या में है, इमरजेंसी है। तो अगर इमरजेंसी के टाइम हम रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ कोई भी रहेगा तो चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट, आप वहाँ पे हो तो वो फील होना चाहिए, उस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए आपको। तो जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको इस तरह की सेंसिटिविटी लेके आनी है। दूसरा, हम लोग ओवर द ईयर्स आप रियलाइज़ करोगे कि पुलिस जो है एक पर्टिकुलर क्लास का ही सिर्फ समस्याओं को डील करने में रह जाती है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्हीं की सुनती रहती है, और जो हमारा मेजर तबका है, बड़ा तबका है, वो छूट जाता है। पुलिस उधर ध्यान नहीं दे पाती है, उनके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं होती है। तो हमें उनको पहले सुनना है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो बड़े लोग हैं उनके पास तो तमाम ऑप्शन है। वो कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, नेताओं के पास भी जा सकते हैं, सीनियर ऑफिसर के पास भी जा सकते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास उतनी हिम्मत नहीं, उतनी ताकत नहीं, उतने पैसे नहीं कि बार बार हर जगह रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को, जिसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो एक एप्लीकेशन बना के ला सके आपके पास, उनको हमें पहले सुनना चाहिए। उनके प्रति हमें ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, उनके प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो असली मायने में हम सफल पुलिस ऑफिसर होंगे। तो और दूसरा, जो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो अभी के क्राइम्स हैं
जो क्राइम पैटर्न है उसमें हमें क्रिमिनल से ज़्यादा आगे बढ़ना है, तभी हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए हमें टेक सेवी होना चाहिए। किस तरह से अभी अधिकतर क्राइम, ऑनलाइन क्राइम, मोबाइल फ़ोन पे क्राइम्स आदि चीज़ें हो रही हैं, तो किस तरह हमारा इस पे कंट्रोल हो, किस तरह हमारी इस पे पकड़ हो, ताकि हम इनसे डील कर पाएँ। और दूसरा, जो अगर हम देखते हैं कि जो समाज में जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं, तो हमारा जो यंग एज के लोग हैं उनको किस तरह हम ड्रग्स, इन सब चीज़ों से बचाएँ। जो हमारा एक वल्नरेबल सेक्शन फीमेल्स का है, उनको किस तरह हम क्राइम से बचाएं, वो किसी तरह से क्राइम में ना उनके साथ हो। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम रखें, खासतौर से जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसमें चिल्ड्रंस हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, वुमेन्स हैं, इनकी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। तो ज़रूर पुलिस अच्छा कार्य करेगी और पुलिस को फिर लोग रियलाइज़ करेंगे कि पुलिस का इंपॉर्टेंस है, अच्छा कार्य कर रही है। आपने अभी बताया कि इश्यूज़ भी बहुत होती हैं पुलिस लाइफ में। आई मीन देयर इज़ प्रेशर ग्रुप्स आपने बताया, फिर आपने बताया देयर इज़ ऑल्सो अदर पीपल अप्लाइंग प्रेशर, यू नो। सो कभी आप डिमोटिवेट भी होते हैं क्या कि यार मैं कहाँ फंस गया? ऐसा अवसर बहुत बार आता है, कभी नहीं, मतलब ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, इधर अच्छा नौकरी करता, कहीं बाहर होता, कहीं कुछ होता। लेकिन मैं फिर कहूँगा ना कि ऐसे अवसर बहुत आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है कि यार भागना आसान है, सामना करना मुश्किल है। भागना तो कोई भी हट सकता है, कोई भी जा सकता है, रिज़ाइन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस तमाम समस्याओं के बाद भी वहाँ पर सर्वाइव करना, सस्टेन करना और वहाँ पॉजिटिव देना। तमाम लोग चाहेंगे कि आप नेगेटिव हो, आप करप्शन करो, आप हमारी सुनो, लेकिन उसके बाद भी जो सही है वही करेंगे। जिसके लिए मेरा मतलब जो दिल गवाही ना दे वो काम ना करें हम, तो लोग फिर समझ जाते हैं कि यार ये आदमी जो है ये ऐसे ही रहेगा। मतलब जो प्रेशर्स हैं, जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, वो इनिशियल ईयर्स में है। इनिशियल ईयर्स में जो आप आते हैं तो आपको लगता है क्या चल रहा है सिस्टम में, मतलब यहाँ मैं तो बिल्कुल फिट नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, फिर सिस्टम आपके हिसाब से चेंज होता है कि यार इसको फिट नहीं कर सकते अपन, तो इसकी चलेगा। ऐसे लोग भी होते हैं, इनको भी देखना है, आपने करना है। तो इस तरह फिर सिस्टम चेंज होता है और लोगों को लगता होगा कि सिस्टम को चेंज करना मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना है कि सिस्टम चेंज होता है। अगर आप फर्म हैं, आप राइट हैं, आप सही दिशा में हैं, तो लोग रियलाइज़ करते हैं ओवर द ईयर्स करने, यार ये बिल्कुल सही है, तो हमें सुनना पड़ेगा इनकी। तो हम अगर हमारी नीयत अच्छी हो, हम दिल के साफ़ हों, तो मेरा मानना है कि सामने वाला आदमी कितना भी पावरफुल हो, कितना भी क्रिमिनल हो, चाहे जो भी हो, वो आपकी बात से एग्री करता है कि नहीं यार इसकी नीयत अच्छी है, इसके पीछे कोई इसका मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो वो स्वीकार करते हैं। अरे वाह। और कभी ऐसा मौका भी होता है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि अक्सर हम वी डोंट नो हु इज़ राइट, यू नो, इन अ सिचुएशन। यस यस, वेरी ट्रू। कि ये इसकी बात भी सही लग रही है, इसकी बात भी सही लग रही है, एंड एज अ पुलिस ऑफिसर यू आर कॉल्ड इनटू दिस सिचुएशन। तो उस सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं? आपने बहुत अच्छी सवाल पूछे। ये सवाल आपका मतलब ऐसा है ना कि ऐसे सिचुएशन बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली आते हैं हम लोग के कैरियर में, क्योंकि आजकल क्रिमिनल्स इतने स्मार्ट हैं ना, वो इतने स्मार्ट तरीके से रहते हैं कि वो कोई कवर ले लेते हैं, किसी व्यक्ति का कवर लेके करते हैं सामने। आपको लगता है कि ये व्यक्ति क्राइम कर रहा है या ये क्रिमिनल है, बट होता कोई और है। ख़ासतौर से जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑनलाइन इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें तो अधिकतर देखने को आया है कि वो फेक नेम से, फेक आईडी से, फेक मोबाइल नंबर से, या फिर कोई एप्लीकेशन यूज़ करके इस तरह के क्राइम करते हैं। या अगर ये सब यूज़ नहीं भी कर रहा है, तो कई बार ऐसे सिचुएशन आती हैं जहां हमको लगता है कि यार लोगों ने इसका नाम तो लिखवा दिया है, लेकिन ये व्यक्ति है नहीं। चाहे उनका कोई भी पुराना विवाद चल रहा हो, ज़मीन का हो, कोई विवाद चल रहा हो, उस चक्कर में इसको फ्रेम कर दिया लोगों ने इसमें। तो उसमें मेरा यही कहना रहता है कि द मोमेंट हमें पता चलता है कि यार ये आदमी गलत फंस रहा है इसमें, तो हमें स्टैंड लेना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं ना कि अब तो FIR हो गई है, नाम भी आ गया, गिरफ्तार भी हो गया, तो छोड़ो, चालान पेश करो, लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन मेरा मानना है कि ये गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। जितना हम अच्छा फील करते हैं एक क्रिमिनल को पकड़ के, मेरा मानना है उससे 1000 टाइम बेटर फील करते हैं हम जहां हम एक बेकसूर आदमी को बचाते हैं। उससे आपको एक अलग ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और फिर उस जो व्यक्ति बचता है उसको भी इस बात का फील होता है कि नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान भरोसे चल रहा है सिस्टम, देयर आर पीपल जो इस चीज़ को देख रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, और मैं बेकसूर था तो मुझे बचाया। तो इस तरह के इंसिडेंट जब भी हों, तो इसमें पुलिस को शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए कि चलो अब तो पकड़ लिया है, FIR हो गई है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। आप तो जब द मोमेंट आप फैसला किया नहीं है, तो हमें बिल्कुल उसको बचाना चाहिए, न कि हमें उसे टालना चाहिए। तो इसमें एक तरीके की इंट्यूशन भी आती होगी। यस, वेरी ट्रू। यस, आई मीन मे बी द फैक्ट्स, नाम उसका लिखा हुआ है FIR में, सब गवाह भी कह रहा है कि यही बंदा है,
बट इंट्यूशन अंदर से कभी कभी आती है कि बॉस ये मुझे ठीक नहीं जम रहा। तो बिल्कुल से कहना सही आपका। कई बार ऐसा होता है ना कि एफआईआर और जो विक्टिम होता है उसके स्टेटमेंट को सुन के हमें समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए मेरा ही मानना रहता है कि कुछ एक क्राइम ऐसे हैं जहां हमें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, कुछ एक क्राइम ऐसे हैं जहां हमें टाइम लेना चाहिए, टाइम जहां हमें लगता है कि इस क्राइम का मिसयूज हो सकता है। जो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जिनका क्रिमिनल्स मिसयूज करते हैं, क्रिमिनल्स विक्टिम्स मिसयूज करते हैं। तो हमें वहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि हम टूल न बने इसमें। हम पहले थोड़ा सा फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें। हमें जब एविडेंस हो जाए, हमारे पास एविडेंस आए, तब हम आगे प्रोसीड करें गिरफ्तार करने के लिए। बिकॉज एफआईआर में तो ठीक है, एफआईआर तो विक्टिम का राइट है। विक्टिम एफआईआर कुछ भी लिखवा सकता है, जो उसने लिखवाया हमें प्रथम दृष्टया उसको सही मानना है। बट एफआईआर इज नॉट द फाइनल रिपोर्ट, एफआईआर इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट के बाद फिर हमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और जब हम खुद कन्विंस हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं कि यस इसमें इसके खिलाफ एविडेंसेस हमारे पास पर्याप्त हैं, तब प्रोसीड करना चाहिए गिरफ्तार करने के लिए। जनरली इंडिया में अपेक्षाएं लोगों को क्या रहती हैं कि एफआईआर हुआ तो तत्काल गिरफ्तार हो, और गिरफ्तार हो गया तो सामने वाला संतुष्ट हो जाता है, भले उस केस में उसको आगे चल के सजा हो चाहे ना हो, क्योंकि उसका तो ट्रायल होगा और जो जजमेंट है हो सकता है मे बी इट मे टेक 5 years 10 years बाद आएगा। उतना दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि बस वो जेल चला जाए, उसको एक सोशल स्टिग्मा लग जाए कि भाई ये तो जेल से होके आया है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। हमें तो एफआईआर हुआ ठीक है, हमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तभी प्रोसीड करना चाहिए गिरफ्तारी के लिए। क्योंकि देयर आर मैनी केसेस जहां हम लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, सामने वाला व्यक्ति इनोसेंट होता है, वो तो उसको वो उस फिर जो वहाँ से निकलने के बाद सामाजिक कलंक उस पर लगता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कई केसेस में लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं कि बेकसूर आदमी को जेल भेज दिया आपने, सुसाइड कर लिया। इसलिए हमें इसके लिए बहुत जल्दी प्रोसीड नहीं करना चाहिए। हमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद खुद सेटिस्फाई होना चाहिए कि यस हमारे पास पर्याप्त एविडेंसेस हैं, तभी उसको प्रोसीड करना चाहिए गिरफ्तार करने के लिए। वेरी ट्रू। आई मीन बिकॉज इट्स लाइक कुछ लोग तो कहते हैं कि जेल अगर आप इनोसेंट आदमी को भेज दें तो चांसेस आर दैट ही विल कम आउट एज अ क्रिमिनल, क्योंकि ही इज वेरी ट्रू, वहाँ वो ही इज विद क्रिमिनल्स एंड ही हैज़ अ ग्रज अगेंस्ट द सिस्टम। मतलब एक तरीके से वो उसके अंदर वो एंगर होता है, तो एक्चुअली इट माइट क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन एक्चुअली सॉल्विंग लॉ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपने अभी मूवीज़ की बात करी, और द पुलिस फोर्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मैटर बन गई है फॉर टीवी सीरीज़, फॉर मूवीज़। आई मीन अब से नहीं, वो कब से, मतलब अमिताभ बच्चन के इंस्पेक्टर विजय के टाइम से पुलिस हैज़ बीन पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन, ऑन टीवी, ऑन नेटफ्लिक्स, ऑन ऑल दी OTT प्लेटफॉर्म्स। आपको कौन सी सीरीज़ सबसे अच्छी लगती है, क्लोजेस्ट टू रियलिटी इनमें? कोई एक आपकी फेवरेट है ऐसी? टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊँ तो मैं टीवी देखता ही नहीं। अच्छा। मैं लास्ट 10 years में टीवी देखा ही नहीं। और अगर मूवीज़ की बात करें तो मैं एक मूवी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वो शायद मूवी देख के मैं इंस्पायर हुआ, वो है गंगाजल। जो गंगाजल मूवी थी अजय देवगन की, जी। वो 2004-05 के आसपास आई थी, तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उस वक्त मुझे वो लगा कि मूवी बहुत ही प्रैक्टिकल है। उसमें ऐसा नहीं कि उसको रॉबिन हुड टाइप दिखाया हो, वो बहुत प्रैक्टिकल है, रोमांटिसाइज नहीं किया। रोमांटिसाइज नहीं किया है, और बहुत ही अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है कि किस तरह वो जो एसपी है वो फॉर्म रहकर सिस्टम में चेंज लाता है, बदलाव लाता है, लोग रियलाइज़ करते हैं। तो उसको देख के मैं मोटिवेट हुआ, और मेरा जो जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी वेब सीरीज़ आदि बना रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिकल दिखाओ, ट्रू टू लाइफ दिखाओ, बजाय उसको कि बहुत सिंघम टाइप दिखाने के चक्कर में जनता की अपेक्षाएं बढ़ा दो या फिर कुछ अलग ही चीज़ें आप करो। तो जो पुलिस की समस्याएं भी हैं, हम लोग सिर्फ पुलिस का एक पार्ट दिखाते हैं, पुलिस की जो समस्या है उस पर कोई फोकस नहीं करता कि पुलिस वाला किस तरह परेशान है। मतलब देयर आर स्टेट्स, मैंने कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पुलिस वाले को एक दिन की छुट्टी नहीं है। कैन यू इमेजिन, वीक में एक दिन छुट्टी नहीं मिलता, मतलब 365 डेज हमसे अपेक्षा किया जाता है कि आप काम करिए, और उसके बाद फिर वर्किंग आवर्स हमारा कोई फिक्स नहीं है। उसके पेट्रोल अलाउंस भी होती है, आप मतलब महीने में इतना ही पेट्रोल का अलाउंस मिलता है आपको। हाँ पेट्रोल, अरे वेरी, मतलब आप कहेंगे कि ना मिले ज़्यादा बेटर है। इस तरह की चीज़ें हैं, तो समस्याएं बहुत हैं। दूसरा क्या है कि हम फैमिली से दूर रहने के कारण पुलिस वाले इनह्यूमन हो जाते हैं, वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स खत्म हो जाते हैं उनके अंदर से, कि कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, वही एक तरीके से ही बात करने लगते हैं सबसे। तो सोसाइटी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें पुलिस को भी सेंसिटाइज करना है, पुलिस को भी ह्यूमनाइज करना है,
और फिर जो पुलिस का हमारे मन में एक डंडा लेके खड़ा व्यक्ति की इमेज है, इसको बदलने की आवश्यकता है। कई बार हम लोग पुलिस वालों को देख के मजाक उड़ाते हैं कि पुलिस वाला है, इसकी तोन निकली हुई है, कैसा अनफिट है, लेकिन उसके पीछे वो कितना परेशानी से ड्यूटी कर रहा है हम समझ नहीं पाते हैं। पुलिस वाला एक बार घर से निकलता है तो उसको पता नहीं कि हमें कब लंच मिलेगा, कब डिनर मिलेगा, कब ब्रेकफास्ट होगा, क्या होगा। तो वो एक पुलिस में कॉन्सेप्ट रहता है, पुलिस में बोलता है कि जब घर से निकलो तो खा के निकलो। तो वो अब इस मूड से चलता है, पता नहीं मुझे नेक्स्ट मील मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चक्कर में पुलिस वाले बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, हम लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं कि मुझे सुबह वॉक करना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, रात में टाइम पे सोना है, सुबह सनराइज के पहले उठना है। लेकिन एक कांस्टेबल ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधा फोर्स हमारा ऐसा होता है जो रात के टाइम ड्यूटी करता है, पेट्रोलिंग करता है, गश्त लगाता है, गश्त पॉइंट ड्यूटी कर रहे होते हैं। उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, उनकी इस समस्या को कोई उजागर नहीं करता है। हमें सिर्फ पुलिस की कमियां दिखती हैं, उनको हम उजागर करने में अपनी महानता समझते हैं। तो इस कारण से भी लोग पुलिस समाज में उतनी आसानी से घुल मिल नहीं पाती है। तो मेरी अपेक्षा मतलब यही से है कि लोगों से यही रहेगी कि भाई लोग पुलिस का ये एंगल भी देखें, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके लिए भी जनता को कम से कम सेंसिटिव बनाएं। ठीक है, पुलिस की डिमांड्स बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट एक बार में पूरा नहीं कर सकती, लेकिन इन समस्याओं को देखने के बाद हमारा नज़रिया पुलिस के प्रति अगर न बदले तो हम फिर हमें और एक बिना सेंसिटिव हृदय वाले आदमी के अंदर कोई अंतर नहीं है। हमें वो सेंसिटिविटी पुलिस के प्रति रखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हाल ही में बल्कि हाल ही में नहीं, कई सालों से हार्टफुलनेस मध्य प्रदेश पुलिस के साथ काफ़ी कार्यक्रम कर रही है। मतलब स्ट्रेस रिलीफ कैंप्स, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सब टेक्निक्स सिखा रहे हैं। आपको कहाँ तक लगता है कितना यूज़फुल होता है ये फॉर अ पुलिस पर्सन? मेरा मानना है कि पुलिस को इसके प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया ना, पुलिस का वर्किंग स्टाइल ऐसा है, लाइफ स्टाइल ऐसा है कि वर्किंग आवर्स इतने अधिक है कि हम लोग अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते, अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और हार्टफुलनेस इस जो पद्धति है वो इस टाइप की है कि आपको सीधे हार्ट से कनेक्ट करती है। कई बार क्या होता है कि पुलिस में जॉब करते वक्त हमारे ऊपर ड्यूटी हावी हो जाता है, हमारे ऊपर पोस्ट हावी हो जाता है, और हम सारा डिसीजंस जो है वो दिमाग से ही लेते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है हमारी। हम बस बहुत साइंटिफिक हो जाते हैं, 1+1=2, ये लगाओ, ये धारा लगाओ, गिरफ्तार करो, इस तरह करो। तो अगर हम हार्टफुलनेस को फॉलो करें और हार्ट से कनेक्ट हों, तो मेरा मानना है कि जो आप बता रहे थे इंट्यूशन की बातें, हमें वो फील आने लगेगा कि ये आदमी गलत है, इनोसेंट है। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातचीत से हम समझ पाएंगे कि आदमी लग नहीं रहा कि क्रिमिनल है ये, हमें इस पर दोबारा चेक करने की आवश्यकता है। तो कई बार जो हमसे गलतियां हो जाती हैं कि इनोसेंट आदमी फंस गया, या फिर हम बहुत ज़्यादा मैकेनिकल होने के चक्कर में हमने बस बेकसूर को फंसा दिया, बेकसूर जेल चला गया, इन चीज़ों से बच पाएंगे। और एट द सेम टाइम हमारे अंदर भी एक पीस होगा, शांति होगी हमारे अंदर, ताकि हम जब कई बार पुलिस वालों के घर में समस्या ये रहती है कि उनके वाइफ से पूछेंगे, उनके बच्चों से पूछेंगे तो बोलेंगे कि भाई ये तो घर पे भी पुलिस वाले ही रहते हैं या फिर वो जो प्रोफेशनल हेडेक है वो घर पे भी लेके आते हैं। और ये बिल्कुल जेन्युइन है, फैक्ट है। मतलब पुलिस रोबोट नहीं, घर जाते वक्त हमने बटन बंद किया तो हम बिल्कुल चेंज हो गए। हम जाते हैं तो वो स्ट्रेस हम लेके जाते हैं घर पे। तो अगर हम इस तरह का मेडिटेशन या हार्टफुलनेस का करते हैं तो ज़रूर हमारे अंदर चेंज आएगा। और पर्टिकुलरली जब हम ड्यूटी के लिए निकलें तब, और जब घर जाएं, तो दोनों टाइम हमें करके निकलना चाहिए। इससे क्या होगा कि जनता के प्रति हमारा नज़रिया डिफरेंट होगा, हमारा व्यवहार अलग होगा, और जब हम घर पे भी आएंगे तो हम एक आम इंसान की तरह ही घर पे आएंगे, ताकि हम बच्चों के साथ भी अच्छे से बात कर पाएँ, फैमिली वाइफ के साथ अच्छे से बात कर पाएँ। और फिर पुलिस वाले कई बार इस तरह के लॉन्ग वर्किंग आवर्स होने के कारण, स्ट्रेस के कारण वो नशे के शिकार हो जाते हैं, वो खुद ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो ये बाय चॉइस कोई नहीं चाहता है कि हमें ये सब करना पड़े, लेकिन इतना स्ट्रेस होता है कि वो अपनी बातें किसी को बोल नहीं पाता है। मतलब अपनी फैमिली में बता नहीं सकता, अपने दोस्तों को बता नहीं सकता, लोग मजाक उड़ाएंगे तुम तो पुलिस में गए हो, ऐसा है। तो आम इंसान से बता नहीं सकता, सीनियर को बता नहीं सकता। तो ऐसे में वो किसी न किसी का सहारा लेता है। तो मुझे लगता है अगर हम मेडिटेशन, इन सब चीज़ें करेंगे तो न सिर्फ उनमें नशे की आदत कम होगी, दूसरा वो अपने प्रति भी जागरूक होंगे, सजग होंगे, उनका खान पान बदलेगा, उनका व्यवहार बदलेगा, उनका लाइफ स्टाइल बदलेगा। और मतलब मैं कहता हूँ कि पूरा 360 डिग्री चेंज होगा पुलिस ऑफिसर के अंदर। एक पुलिस ऑफिसर जो भी कांस्टेबल से लेकर जो भी हैं, और वो इसको फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनका हर चीज़ में परिवर्तन आएगा। तो ज़रूरी है उनके लिए। बिल्कुल। और आपने पहले भी डॉक्टर्स को कंपेयर किया है, एक तरीके से स्ट्रेस लेवल जो डॉक्टर्स का होता है वो पुलिस वालों का। और इन दोनों प्रोफेशंस में एक कॉमनैलिटी ये है कि आप ऐसी चीज़ें देखते हैं जो एक भयंकर छाप छोड़ देती हैं आपके दिमाग पे। मतलब आप ग्रूसम केसेस, आई मीन
द वर्स्ट दैट ह्यूमैनिटी कैन डू, एक तरीके से मानवता की बिल्कुल सबसे बर्बर जो आप कह सकते हैं वो साइड देखते हैं आप। डॉक्टर्स भी देखते हैं और पुलिस वाले भी देखते हैं। तो अक्सर डॉक्टर्स में भी अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम होता है और पुलिस वालों में भी। तो हाउ डू यू थिंक द क्लीनिंग प्रोसेस कैन हेल्प? ये हार्टफुलनेस में एक जो क्लीनिंग की ये एक, क्योंकि एक इम्प्रेशन ऐसा छूट जाता होगा अगर एक चीज़ आपने ऐसी देखी। बिल्कुल तो आप कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं तो 2011 में जब मैं ट्रेनिंग में था नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो हम लोगों को विज़िट कराया गया था उस्मानिया हॉस्पिटल, वहाँ पोस्टमार्टम दिखाने के लिए। मुझे आज भी ध्यान है, जब मैंने वो पोस्टमार्टम एक व्यक्ति का होते हुए देखा था, तो मुझे कम से कम 2 दिन तक तो मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी कि यार क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, और कैसा आदमी मरता है, कैसा होता है, क्या होता है, इस तरह की चीज़ें, तमाम सवाल मेरे मन में थे। फिर सर्विस में जाने के बाद जब फील्ड पोस्टिंग हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि पुलिस वालों के लिए तो आए दिन की समस्या आई है। हमको आए दिन, मतलब हर दूसरे दिन कोई ना घटना होगी, एक्सीडेंट की होगी, कोई मर्डर का केस हुआ, जहाँ हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो उसमें जैसा आपने बताया, क्लीनिंग का जो प्रोसेस है यहाँ पर वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही रेलिवेंट है। कि जब हम एक तो क्राइम सीन जो देखा है हमने वो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे सीनियर जो हमारे ऊपर डांट निकालते हैं, हमको पॉलिटिशियन से हमको सुनना पड़ता है, जनता सुनना पड़ता है, मीडिया हमको नेगेटिव रूप में प्रोजेक्ट करती है। तो ये चीज़ें जो रहती हैं हमारे, उसके कारण जो हमारे अंदर एक बिहेवियरल चेंज आता है, या हम ये कहें कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई सारी चीज़ें बैठ जाती हैं कि मीडिया वाला है तो बदमाशी होगा, पॉलिटिशियन है तो बदमाशी होगा। मुझे लगता है कि वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से हम उसको दिमाग में न बैठा के उसे क्लीनिंग करें, ताकि हम ये ना कहें कि हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होगा। ऐसा ना करके भी हम, मतलब किसी चीज़ को लेकर हम रिचुअलिस्टिक ना हो, किसी चीज़ को लेकर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित न रहें। इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम ये क्लीनिंग प्रोसेस में आएँ, जिससे कि हम उस दिन की जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर आई है, जो भी नेगेटिव हमने इंसिडेंट देखे हैं, किसी का व्यवहार हमने सुना है, किसी का गुस्सा झेला है हमने, कोई नेगेटिव प्रोजेक्शन झेला है, तो हम उसी दिन क्लीन करके जाएँ। तो क्लीनिंग प्रोसेस से न सिर्फ हमारे घर का माहौल बदलेगा, बल्कि हमारे खुद के अंदर भी अच्छी चीज़ें आएंगी, और ख़ास तौर से रात में नींद बहुत सुकून से आएगी। जो उस वक्त ये तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, उस दिन का वर्कलोड या उस दिन के इंसिडेंट्स, उन सब से भी मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सिचुएशन जो पुलिस वालों को फेस करनी होती है, एक डिसीजन लेना, मतलब प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है व्हेन यू हैव टू टेक समबडीज लाइफ, क्योंकि एक किसी की ज़िंदगी लेने से किसी और की ज़िंदगी, इनोसेंट की ज़िंदगी बच सकती है। तो वो डिसीजन लेना कितना डिफ़िकल्ट होता है फॉर अ पुलिसमैन? जैसे मैं अभी ETS में कार्य कर रहा हूँ, तो वहाँ इस तरह कई इंसिडेंट आते हैं जहाँ हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति, ऐसे 2-3 इंसिडेंट आए जहाँ हमें लगा कि सामने वाला व्यक्ति आतंकवादी है। हमें खबर मिली है कि सामने वाला व्यक्ति आतंकवादी है, टेररिस्ट है, वो कोई इंसिडेंट प्लान करके आया, तो हम लोग मान के चलते हैं कि आज तो गोली चलेगी। हाँ, गोली हमें लगेगी। तो मतलब हम इस माइंड से प्लानिंग करते हैं कि गोली चलेगी, घायल होंगे, कुछ लोग मरेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। उस हिसाब से प्लानिंग प्रिपरेशन करते हैं अपनी, और फिर जाते हैं। तो ये तो रही बात प्लानिंग वाले स्टेज की। दूसरा कहता है, कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ SHO या जूनियर ऑफिसर आपको डायरेक्टली फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि साहब इसमें क्या करना है, फ़ोन पे ही। मतलब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं 5 मिनट बाद बताता हूँ या 1 घंटे बाद बताता हूँ। आपको तुरंत बताना है उसको, क्योंकि वो आपकी तरफ देख रहा है, करना क्या है हमको। तो ऐसे में ज़रूरी है कि पुलिस वाला जो डिसीजन मेकिंग उसका वो फास्ट हो भी, जैसा लोगों की अपेक्षाएँ हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे माइंड में काम, कूल माइंड होना चाहिए। कूल माइंड डिसीजन है, ताकि हम, जैसे बोलते हैं ना कि जल्दी काम शैतान का, तो उसमें गड़बड़ ना कर बैठे हैं हम। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एट पीस रहें, कामनेस बना कर रखें अपना। कोई घटना हो, इंसिडेंट हो, तो उससे पैनिक ना हो। और घटनाएं होंगी, जहाँ इंसान रहता है वहाँ घटनाएं होती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंसान है तो घटनाएं होंगी। लेकिन हम उसमें पैनिक के बजाय हम उसमें सही गाइडेंस अपने सबॉर्डिनेट्स को दे पाएँ, बजाय इसके कि हम उनको डांटना शुरू करें, कैसी घटना हो गई, तुम लोग कुछ देखते नहीं हो, करते क्या हो तुम लोग, अभी सस्पेंड करता हूँ। ये सब कहना बहुत आसान है। वो कामनेस, वो कूलनेस मेंटेन रखें, ताकि नीचे प्रेशर न जाए, वो आराम से काम कर सकें। जो प्रेशर, जो हेडेक आपने झेला है, चाहे सीनियर से आया हो, चाहे पॉलिटिशियन से आया हो, चाहे मीडिया से आ रहा हो, उसको अपने तक ही सीमित रखें, हम नीचे न भेजें। ये बहुत बड़ा रोल होता है एक लीडर का, पुलिस में लीडरशिप पोस्ट का। और दूसरा, इस सब के बावजूद आप डिसीजन ले सकें, उसके लिए बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन का। कि मेडिटेशन से जब आप एक शांत माहौल में रहते हैं, अपने आप शांति बना कर रखते हैं। और ये मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ मेडिटेशन करने के बाद, कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर मेरा कोई है पुलिस ऑफिसर होने के नाते, तो वह एंगर। गुस्से में हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं,
और एंगर से न सिर्फ मेरी एनर्जी कम होती है, मेरी एफिशिएंसी कम घटती है, मेरा माइंड भी डाइवर्ट होता है और फिर हम वो डिसीजन, वो सेंसिटिविटी खो देते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे अंदर ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से बहुत हद तक मैंने इन पर कमांड कंट्रोल कर लिया है। अब किसी प्रकार का गुस्सा ना तो जूनियर्स पे, ना सीनियर्स पे, ना फैमिली में नहीं करता हूँ। तो ये भी इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन से जैसे आप हार्ट को अगर सेंटर में रखकर, हार्ट को फोकस में रख के आप डिसीजन लेते हैं, तो मेरा मानना है कि डिसीजन आपका गलत कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा सही डिसीजन होगा आपका। वाह, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। एंड लास्टली, डर सर्व्स टू पर्पसेस, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा डर होना अच्छा भी है कि वो आपको सही राह पे, सेफ वे पे रखता है। लेकिन जब आप क्रिमिनल से डील कर रहे हैं तो आम आदमी की ज़िंदगी में तो एक बड़ा डर होता है कि ये क्रिमिनल रिवेंज लेगा, और ख़ास तौर पे खुद के लिए नहीं तो फैमिली के लिए डरते हैं। यस। तो ये सामना करना पड़ता है क्या पुलिस वाले? नहीं, मैं ये इस बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा जो अपना अनुभव है ना, फैमिली, सीनियर ऑफिसर्स इस बात की चिंता करते हैं। जैसे मेरा एक अपना अलग तरीका है पुलिसिंग करने का कि मैं साइकिलिंग खूब करता हूँ, पब्लिक के बीच जाता हूँ, 100 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर तक साइकिलिंग करता हूँ मैं। तो इसको लेके शुरू में कई ऑफिसर्स का ऐसा ऑब्जेक्शन था कि यार तुम ऐसा मत किया करो, क्रिमिनल्स कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने जो रियलाइज़ किया है ना कि अगर मेरी नीयत अच्छी है, अगर मैं किसी पे कार्रवाई कर रहा हूँ और मैं सही नीयत से कार्रवाई कर रहा हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है ना, वो तो पहले ही मेंटली वीक है, तभी तो क्राइम का सहारा ले रहा है वो। नहीं तो क्राइम करता क्यों अगर मेंटली इतना स्ट्रांग होता तो। और अल्टीमेटली अगर हमारी नीयत अच्छी है और हम सही डिसीजन ले रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ईश्वर हमारी मदद करता है। वो सब देख रहा है। किसी एक जो मेंटली वीक व्यक्ति है, उसके चाहने मात्र से ही हमारे ऊपर कुछ हो जाए ऐसा नहीं, क्योंकि आपके साथ हज़ारों लोगों की दुआएं भी चल रही होती हैं। एक आदमी अगर बद्दुआ दे भी रहा है तो हज़ारों लोग की दुआएं भी तो आपके साथ है, ये क्यों भूल जाते हैं। तो ये सब सोचना, कहना गलत है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप सही जा रहे हैं, तो मेरा बिल्कुल गट फील रहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और कई बार ऐसा हुआ है, मैं बताऊं, बालाघाट जब पोस्टेड था मैं, तो ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हुए जहां हमारा नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ, जहां गोलियां चली, हमने गोलियां देखी सामने आते हुए, लेकिन हम लोग किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ ऐसा कि कोई गोली लगा हो, कोई मरा हो, कोई इंजर्ड भी हुआ हो। तो मेरा मानना है कि आप सही नीयत से जाएंगे ना, और लोगों की दुआएं आपके साथ रहेंगी, तो कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। तो आपको कभी ऐसा मौका होता होगा व्हेन यू फील कि मेरे से आगे जो बैठा है वो बहुत पावरफुल है, बहुत रसूख वाला आदमी है, बहुत, और मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, कभी ऐसी फीलिंग आती है क्या? ऐसी फीलिंग मेरे अंदर कभी नहीं आई। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं क्लास 10 में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने मुझे बुला के बताया कि भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो, आगे चल के तुम्हारी इच्छा है कि तुम अफसर बनो। तो कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन क्राइम में इन्वॉल्व है, तो मैं कैसे उससे डील करूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी ऐसा अवसर आए, तब तुम रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, उसका उन्होंने कहा लंका कांड का श्लोक नंबर 168 तुम पढ़ना। उसे बेसिकली उस समय की घटना है जब रामचंद्र जी और रावण की लड़ाई होने जा रही होती है। रावण उधर से रथ पे सवार होकर आ रहा होता है, विभीषण रामचंद्र जी के साथ खड़ा था। तो विभीषण बोलता है कि प्रभु आप कैसे जीत पाओगे इसको, इतना इसकी सेना देखो, इसकी जय जयकार देखो, इसकी पताकाएं देखो, इसका रथ देखो, इसके पास जो संसाधन आपके पास तो है ही नहीं, आपके पास न तो खड़ाऊ है, न कवच, न कुंडल, कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर सेना लेके आए, आप कैसे जीतोगे। तो उस वक्त जो रामचंद्र जी बताते हैं उसको कि विभीषण, जो विजय रथ तुम सोच रहे हो, वो विजय रथ ये रथ नहीं है जो लकड़ी और लोहे का बना हुआ है, वो विजय रथ तो कुछ और है जो हमें सफलता दिलाती है। तो मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, कई बार हम इस तरह के लोग मिलते हैं जो बहाने करते मिलते हैं कि साहब मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे उस कोचिंग में एडमिशन नहीं मिला, मैं वहाँ नहीं जा पाया, नहीं तो मैं भी कर लेता। तो उनको मैं कहना चाहूँगा, सफलता के लिए तुम्हें संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, संसाधनों का रोल बहुत कम होता है, 1-2% रोल रहता है। मेन सफल होने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो बेसिकली आपके अंदर की क्वालिटीज़ होती हैं, जो रामचंद्र जी वहाँ विभीषण को बताते हैं कि जो विजय रथ है, विभीषण पूछता है प्रभु विजय रथ कैसा होता है, तब बताते हैं कि विजय रथ जो है वो सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, मतलब शौर्य और धीरज, पेशेंस और वैलर जो है वो उस रथ के पहिए है। दूसरा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, मतलब शालीनता, सच्चाई, ईमानदारी जो है ये उस रथ पे लगा हुआ
पताका है, उस रथ पे लगा हुआ झंडा है। मतलब इसका कहने का मेरा ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, शालीनता है, तो उसकी चर्चा कोसों दूर होती है। हो सकता है कि आपसे 500 किलोमीटर दूर बैठा आदमी आपकी चर्चा कर रहा हो, 200 किलोमीटर बैठा आदमी आपकी चर्चा कर रहा होगा, आपकी तारीफ कर रहा होगा, साहब वो ऐसा आदमी ही ऐसा आदमी। और जो हम ये सोचते हैं कि इसका रावण का ध्वजा देखो जो 200 मीटर से दूर से दिख रहा है, वो थोड़ी हमारी सफलता दिलाएगा। तो बेसिकली इस तरह की जो कई सारी क्वालिटीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया है उस चौपाई में, मैं चाहूँगा कि सभी लोग उसको पढ़ें, सभी युवा उसको पढ़ें और कोशिश करें कि उसको अपने अंदर ले आएँ। जिस दिन आप अपने अंदर ले आएंगे तो उस दिन रामचंद्र जी खुद कहते हैं, उस चौपाई में आगे कहते हैं कि जिसके पास ये विजय रथ है उससे कोई जीत नहीं सकता। और आखिरी में कहते हैं वो कि जीतना तो दूर की बात है, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। मतलब उनका कहने का है, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप जो भी चीज़ ठानोगे लाइफ में, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको सफलता 101% मिलनी है, बिकॉज यू आर इंटरनली प्योर, यू आर सेल्फ गाइडेड, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। आपको किसी के सहारे जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब मुझे कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, मुझे मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए। यू आर सेल्फ गाइडेड। तुम इंटरनली प्योर हो तो तुम्हारा रास्ता ईश्वर खुद प्रशस्त करेगा और तुम्हें सफलता दिलाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रहा। मतलब आपसे मिलके और आपसे ये बातें करके आई एम श्योर यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स ऑल्सो, क्योंकि पुलिस फोर्स में अक्सर यंग जनरेशन का इतना रुझान नहीं रहता है, लेकिन आप जैसे डायनामिक ऑफिसर्स को देख के आई एम श्योर पीपल इंस्पायर होंगे। और युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस कार्य के लिए आपका दिल गवाही न दे वो काम कभी मत करिए। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को, आपके दिल को सब पता रहता है क्या सही क्या गलत। द मोमेंट हम गलत काम करने जाते हैं ना, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। हाँ, और यही हम मात खाते हैं। कई यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चोर बैठा हुआ है, तुम्हारे मन में एक चोर बैठा हुआ है, हृदय में एक चोर बैठा हुआ है, उसको पहले बाहर निकालो। तुम इंटरनली प्योर बन जाओ, तुम देखो तुम्हारा रास्ता ईश्वर खुद बनाएगा। इस संबंध में एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। मैं जो कि बनारस का हूँ, बिस्मिल्लाह खां जी जो अपना शहनाई वादक थे, बिल्कुल, उनका बहुत अच्छा एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने उनसे पूछा लोगों ने कि आप इतना अच्छा शहनाई कैसे बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जी ने कहा कि जब मैं शुरू में सीखने आया था, बोले रियाज तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन इतना अच्छा शहनाई कैसे बजाते हैं। तो बोले कि जब मैं शुरू में शहनाई सीखना स्टार्ट किया था तो मेरे उस्ताद ने मेरे से कहा था कि बिस्मिल्लाह अगर तुम अच्छा शहनाई बजाना चाहते हो तो बस एक काम करना कि जीवन में झूठ कभी मत बोलना। अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम हृदय के पाक साफ हो गए, फिर तुम्हारे हृदय में अल्लाह का वास होगा, फिर तुम जो काम करोगे उसमें अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें सफलता दिलाएगा। और एग्जैक्टली हम लोगों ने वैसे ही रियलाइज़ किया कि बिस्मिल्लाह खान किस तरह इतने फेमस हो गए कि वर्ल्ड फेमस हो गए। उनको भारत रत्न की उपाधि मिली जो बहुत कम लोग को मिल पाती है। तो हमें जो हासिल करना है, जो हमें अचीव करना है, उसके लिए हमें संसाधन नहीं चाहिए। लोग कई बार बोलते हैं कि साहब मेरे पैसे नहीं थे, मैं कोचिंग नहीं कर पाया, ये सब चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए इंटरनली प्योर बनना पड़ेगा पहले आपको, क्योंकि ये सफलता, ये पोस्ट, ये सब चीज़ें ईश्वरीय कृपा से ही मिलती हैं। तो अगर आप इंटरनली प्योर हो तो बिलीव मी, ऊपर वाला देख रहा है, कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, सूनर और लेटर तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर आप उस काबिल हो, उस लायक हो तो आपको 100% मिलेगी। बजाय कि हमें शॉर्टकट के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करें, एनर्जी लगाएं, हमें अपने ऊपर कार्य करना चाहिए और अपने आप को इंटरनली प्योर बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। और हमारी तो उम्मीद है कि आप गाना आते रहें, जो भी मेडिटेशन, जितना भी हार्टफुलनेस का योगदान हो सके, पुलिस फोर्सेस ऑल ओवर द कंट्री, द वॉलंटियर्स आर इन देयर टू हेल्प। एंड थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा गौरव जी। थैंक यू, नमस्कार। Thank you for tuning into this episode of KanaCast. Please follow and subscribe to KanaCast on Spotify, YouTube, and Instagram. Until next time, woof woof.